गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी जो बुक है सृजन का अपन 5th चैप्टर वीर रस के कवित भूषण ये पढ़ेंगे। ये एक बार हमने पहले पढ़ लिया था लेकिन सभी ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आज हम इसको एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो वीर रस के कवि भूषण, इनका जन्म था 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवाकुर गांव में हुआ था। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे और इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण इनकी एक उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये वीर रस के कवि हैं। तो वीर रस के कवि भूषण, इन्होंने वीर रस का मतलब है जिसमें वीरता का भाव प्रदर्शित होता है, ऐसी रचनाएं इन्होंने ज़्यादा लिखी है। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया गया है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार और ओज गुण, जहाँ वीर रस होगा वहाँ गुण कौन सा होगा? ओज गुण। ओज गुण का वैशिष्ट्य है। ओज गुण यानी जिसमें ओजता भरती है, यानी वीरता का भाव प्रदर्शित होता है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। इसमें इनके 5 कवित हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द से सूर्य तारे के समान लगने लगता है और समुद्र थाली में रखे एक पारे के समान हिलता हुआ प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवराज जी का रौद्र लाल रूप और उनका मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उनके सिपाहियों का मुख भय के कारण पीला पड़ जाता है। ये पाठ के अंदर है, जो पाठ है ना, पाठ के बारे में है। शिवाजी के शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग पर और शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर। उसी प्रकार श्री कृष्ण का कंस पर आधिपत्य है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। तो अब अपन चैप्टर पढ़ते हैं अपना वीर रस के कवित भूषण के लिए। साजी चतुरंग सैन उमंग में, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। साजी यानी सजाकर, चतुरंग यानी चतुरंगिणी, सैन यानी सेना को। कवि कह रहे हैं कि जो शिवाजी है वो अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अंग में उमंग धारी और अंगों में उमंग को धारण करके सर्जा शिवाजी, सर्जा यानी सर्जा के पुत्र वीर शिवाजी जंग जीतने के लिए चल रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जो वीर शिवाजी है, सर्जा के पुत्र हैं वीर शिवाजी, वो अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अंगों में उमंग को धारण करके जंग जीतने यानी युद्ध को जीतने के लिए चल रहे हैं, यानी प्रस्थान कर रहे हैं। जो वीर शिवाजी है वो अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अंगों में उमंग को धारण करके युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत, भूषण यानी कवि भूषण कह रहे हैं, भनत यानी कहना। कवि भूषण कहते हैं नाद विहद नगारण के, चारों तरफ नाद और नगाड़ों का यानी ढोल और नगाड़ों का, विहद यानी चारों, नाद यानी स्वर, चारों तरफ ढोल और नगाड़ों का, विहद यानी ढोल, नगाड़े यानी नगाड़े, चारों तरफ ढोल और नगाड़ों का स्वर गूंज रहा है। नदी नद मद गैबरण के रलत, और नदी नद मद हाथियों से जो पसीना निकलता है उसे क्या कहते हैं? मद। तो कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ हाथियों के पसीनों से नदी नाले बहने लग गए हैं। यानी जो हाथियों की सेना चल रही है तो हाथियों के परिश्रम से जो पसीना निकल रहा है उस पसीनों से चारों तरफ नदी नाले बहने लग गए हैं। इसमें देखिए अतिशोक्ति अलंकार है। जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। अलंकार कौन सा होगा? अतिशोक्ति। क्यों? क्योंकि जहाँ हाथियों के पसीनों की बात की जा रही है वहाँ अतिशोक्ति है। तो
कवि भूषण कह रहे हैं कि चारों तरफ ढोल और नगाड़ों के स्वर गूंज रहे हैं और हाथियों से निकलने वाले पसीने से गैबरन के रलत नदी नाले बहने लग गए हैं। यानी हाथियों से इतना पसीना निकल रहा है कि चारों तरफ नदी नाले बहने लग गए हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, एल फैल इधर उधर, खैल भैल खलबली मच गई है, खलक में गैल गैल और गली गली में खलबली है। यानी इधर उधर चारों तरफ खलबली मच गई है और गली गली में खलबली है। गजन की ठैल फैल, गजन यानी हाथी, और हाथियों की ठैल फैल, ठैल फैल यानी धक्का मुक्की से, सैल यानी पर्वत, उलसत यानी उखड़ गए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब हाथी इधर उधर दौड़ रहे हैं, अपन ने यहाँ तक पढ़ा नदी नद, हाथियों के पसीनों से नदी लाने बहने गए हैं और इधर उधर चारों तरफ खलबली मच गई है, गली गली में खलबली है और हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत भी उखड़ गए हैं। मैं आपको एक साथ समझा रही हूँ इसलिए आप ध्यान से सुनिए। एल फैल इधर उधर, खैल भैल खलबली मच गई है, खलक में गैल गैल और गली गली में खलबली है। इस लाइन का क्या होगा? एल फैल इधर उधर, खैल भैल खलबली मच गई है, खलक में गैल गैल और गली गली में खलबली है। गजन की ठैल फैल, हाथियों की धक्का मुक्की से, ठैल फैल यानी धक्का मुक्की, सैल सैल यानी पर्वत, उलसत हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत भी उखड़ गए हैं। ठीक है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जिमी यानी जैसा, और जैसा मतलब कौन सा अलंकार आ गया यहाँ? जैसा जानो मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं? तारा सो तरनी, जो तरनी, तरनी यानी सूर्य है, वो तारे के समान प्रतीत हो रहा है। धूरी धारा में लगत जिमी, यानी इतनी धूल उड़ गई है, धूरी धारा, इतनी धूल उड़ चुकी है, इतनी धूल उड़ रही है कि इतनी धूल के उड़ने के कारण सूर्य तारे के समान प्रतीत हो रहा है। यानी धक्का मुक्की से चारों तरफ जब सेना उखड़ चल रही है तो उसके चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि जो सूर्य है वो भी तारे के समान प्रतीत हो रहा है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, और थारा पर पारा पारावार, पारावार यानी समुद्र, समुद्र भी थाली में रखे पारे के समान यूं हिल रहा है। यानी धरती पर इतनी खलबली हो रही है कि जैसे थाली में अपन पारे को लगते हैं तो वो इधर उधर गुड़कता ना, वैसे ही समुद्र भी थाली में रखे पारे के समान इधर उधर गुड़क रहा है। ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक आपको? अगला पढ़ते हैं। सबन के ऊपर ही, ये देखो ये पैराग्राफ अलग था, ये था शिवाजी की सेना का। जब शिवाजी अपनी सेना को लेकर चल रहे हैं तो उसका वर्णन है कि वो अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर युद्ध जीतने के लिए चल रहे हैं। और उनकी सेना का कवि बखान करते हुए कह रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध के ढोल और नगाड़े बज रहे हैं और हाथियों की जो सेना चल रही है, हाथियों से निकलने वाले पसीने से नदी नाले बह रहे हैं और हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ गए हैं। इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य भी तारे के समान छोटा सा और धुंधा सा प्रतीत हो रहा है और समुद्र थाली में रखे एक पारे के समान इधर उधर जैसे अपन थाली में रखा हुआ पारा इधर उधर गुड़कता ना, वैसे ही समुद्र भी थाली में रखे पारे के समान कभी इधर लुढ़क रहा है। अब ये वर्णन है उस समय का कि जब शिवाजी को किसके दरबार में बुलाया गया है? मुगल औरंगजेब के दरबार में जब शिवाजी जाते हैं और वहाँ जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, यानी उनका सम्मान नहीं किया जाता, तो उनका चेहरा इतना क्रोध के कारण उबलने लगता है कि उसके चेहरे को देखकर वहाँ के सिपाहियों के और औरंगजेब के मुख के रंग उड़ जाते हैं। तो ये उस समय का वर्णन है। पढ़ते अपन। सबन के ऊपर ठाड़ो रहीबे के जोग, जोग यानी योग्य, रहीबे के यानी रहने के, ठाड़ो यानी खड़े, सबके ऊपर खड़े रहने के योग्य कौन थे? शिवाजी। शिवाजी सबके ऊपर खड़े रहने योग्य थे, यानी अपनी वीरता के कारण उनको स्थान कौन सा मिलना चाहिए था? जब वो मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो वो इतने योग्य होते हैं, पूरे मुगल में उनका आतंक है
तो वो इस योग्य हैं कि उनको सबके ऊपर खड़े रहने के ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। वैसे भी अतिथि का स्थान तो अपन ऊंचा ही रखते हैं, तो वहाँ जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको उनके योग्य स्थान नहीं मिलता है। देखो, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जो सबके ऊपर खड़े रहने के योग्य थे, ताही खरो कियो, उनको खड़ा किया 6,000 के नियरे, 6,000 सेना के नीचे। यानी सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ होती है, ये 6,000, ये 3,000, ये 2,000, ये 5,000। तो जो 6,000 उनकी सबसे निचली सेना थी, उसके भी नीचे उनको खड़ा किया। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जो सबके ऊपर खड़े रहने के योग्य थे, ताही खड़ो कियो 6,000 के नियरे, उनको खड़ा किया 6,000 सेना के नीचे। जानी गैर सिमल गुसीले गुसा धारी मन, जानी गैर सिमल, इस बात को अनुचित जानकर, जानी गैर सिमल यानी अनुचित, इस बात को अनुचित जानकर गुसीले गुसा धारी मन, गुसीले गुसा, उन्होंने अपने मन में क्रोध को धारण कर लिया, यानी उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। कीनो ना सलाम ना वचन बोले सेरे, और जब मन में क्रोध उत्पन्न हो गया तो उन्होंने किसी को सलाम नहीं किया, न वचन बोले सेरे और ना ही मधुर वचन बोले। भूषण भनत, कभी भूषण कहते हैं, भनत यानी कहना, कभी भूषण कहते हैं महावीर बलकन लाग्यो, कभी भूषण कहते हैं कि वो महावीर एकदम बलकन मतलब क्रोध से उबलने लगा। चेहरे पर जब अपने क्रोध दिखता है तो एकदम अपन उबलने लग जाते हैं ना, लाल यूं तमकता हुआ चेहरा दिखता है। तो वैसे ही कभी भूषण कह रहे हैं कि महावीर बलकन लाग्यो, वो महावीर एकदम बलकन लाग्यो यानी एकदम क्रोध से तमकने लगा। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और जब उनके क्रोध से यूं तमकते हुए चेहरे को देखा तो सारे पातशाही यानी दरबारियों के, सभी दरबारियों के उड़ाए गए जियरे, सभी दरबारियों के होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखिबे, और वे क्रोध से चमकते हुए लाल मुख शिवाजी के, वे शिवाजी के क्रोध से चमकते हुए लाल मुख को निरखना मतलब देखने लग गए। शाह मुख नौरंग, जो नौरंग यानी औरंगजेब का मुख भय से नीला पड़ गया। शाह यानी नीला, औरंगजेब का मुख भय से नीला पड़ गया। सिपाह मुख पियरे, और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। आ गया समझ में? पूरा एक साथ बताऊं क्या? सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जो सबके ऊपर खड़े रहने के योग्य थे, उनको 6,000 सेना के भी नीचे खड़ा किया गया। इस बात को अनुचित जानकर उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, और उन्होंने किसी को सलाम नहीं किया और ना ही किसी से मधुर वचन बोले। कवि भूषण कहते हैं कि उस महावीर का मुख तमकने लगा। सारी पातशाही और सारे दरबारियों के मुख, सारे दरबारियों का होश उड़ गए। उनके यूं तमकते हुए मुख को देखकर सारे दरबारियों के होश उड़ गए। तमकते लाल मुख, शिवाजी के चमकते हुए लाल मुख को सिपाही देखने लग गए, और औरंगजेब का मुख भय के कारण नीला पड़ गया और सिपाहियों के मुख भय के कारण पीले पड़ गए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कवि भूषण कह रहे हैं कि तेरी ही भुजाओं पर इस भूतल का भार है, यानी इस पृथ्वी का भार तेरी ही भुजाओं ने समा रखा है। कहने के लिए कहिबे को शेषनाग, कहने के लिए तो शेषनाग, और जो दिग्नाग हिमालय, कहने के लिए तो शेषनाग और हिमालय पर्वत इसके दरबारी हैं, यानी इसके द्वारपाल हैं। कहने के लिए तो शेषनाग ने और हिमालय ने इसको संभाल रखा है। तेरो अवतार जग पोषण बरनहार, कवि कह रहे हैं कि जो तेरा अवतार है वो इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, तेरा ही अवतार इस धरती पर इस संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है। कछु करतार को न मदी अमल, इसमें और किसी का कोई, कछु अवतार किसी का कोई इसमें भाग नहीं है। ना त मदी अमल, इसमें और किसी का कोई भाग नहीं है, यानी इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो तेरा अवतार है वो इस संसार के भरण पोषण के लिए हुआ है। साही तने, साहू के पुत्र सरजा, साहू जी के पुत्र सरजा, वीर समर्थ शिवराज, कवि भूषण कह रहे हैं कि साहू के पुत्र वीर शिवाजी, तेरो जीवो तेरो ही सफल,
कवि भूषण कह रहे हैं कि हे साहू के पुत्र वीर शिवाजी, जीवो तेरो ही सफल, तेरा ही जीवन सफल है। यानी इस संसार का भरण पोषण करने के कारण तेरा ही जीवन सफल है, क्योंकि इस संसार में तू ही सबका भरण पोषण कर रहा है, इसमें और किसी का कोई समर्थ नहीं है। तेरो करवाल, तेरी जो तलवार है, तेरो करवाल यानी तेरी तलवार, करे मलेच्छन को काल, इस जो तेरी तलवार है वो मलेच्छों का काल है, यानी औरंगजेब के लिए काल के समान है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल, कवि भूषण कह रहे हैं कि जो तेरी तलवार है वो मलेच्छों के काल के समान है। मलेच्छ यानी औरंगजेब के लिए, मुगल जो साम्राज्य है उसे क्या कह रहे हैं कवि? मलेच्छ। तो कवि कह रहे हैं कि जो तेरी तलवार है वो मुगल साम्राज्य के लिए काल है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल, इस संसार में तो बिना काम ही जो काल है वो बदनाम होता है। यानी काल तो कौन है? तेरी तलवार है, उस मुगल साम्राज्य के लिए काल के समान है। वो यमराज तो इस संसार में बिना कारण ही बदनाम हो रहे हैं। यानी काल कौन है? तेरी तलवार है। उस मलेच्छ साम्राज्य के लिए जो तेरी तलवार है वो काल के समान है, और जो यमराज है वो तो बिना कारण ही बदनाम हो रहे हैं। तो यहाँ तक मैं आपको फिर इसका एक साथ बता देती हूँ। कवि भूषण कह रहे हैं कि तेरी भुजाओं पर ही समस्त पृथ्वी का भार है। कहने के लिए तो शेषनाग और हिमालय पर्वत है, लेकिन इस धरती के भार को तूने ही अपनी भुजाओं पर संभाल रखा है। जो तेरा अवतार है वो इस संसार का भरण पोषण करने के लिए हुआ है, इसमें और किसी का कोई समर्थ नहीं है। हे साहू के पुत्र तुम वीर शिवाजी, तुम्हारा ही जीवन सफल है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी तलवार है वो उस मुगल साम्राज्य के लिए काल के समान है, और इस धरती पर काल तो यूं ही बदनाम हो रहा है। असल काल तो तुम्हारी तलवार है, जिसके आगे सभी मुगल साम्राज्य तुच्छ है। तो यहाँ तक एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। इसके आगे के जो 2 पद्य हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। पहले आप इसको एक बार यहाँ तक का रिवीजन कर लीजिए। इसका जो परिचय है, भूषण का जो परिचय है वो आपको याद करना है। भूषण के परिचय में आपको किस तरीके से याद करना है? इनकी जन्म मृत्यु और इनका परिचय में जहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं दी है, ये प्रमुख परिचय है। इतना परिचय आपको याद करना होगा। और जो इसकी व्याख्या है, व्याख्या में आपको लास्ट में देखो पहले अपन प्रसंग देते हैं, फिर व्याख्या देते हैं और फिर विशेष देते हैं। तो विशेष में जहाँ आपको प्रमुख अलंकार है, जो इसकी प्रमुख भाषा है, जैसे ये वीर रस है तो वीर रस की कविता है, और कविता इसका छंद होगा। इसमें ओज गुण है, इसमें कौन सा अलंकार है वो मैं पद्य के साथ आपको जो प्रमुख आ रहे हैं मैं उनमें सबको आपको बताती जा रही हूँ। तो वो 2 विशेष की लाइन आपको प्रमुख रूप से देनी है, और प्रसंग देना है, फिर व्याख्या देनी है। तो इतना आपको करना है। आप आज अपन यहाँ तक भी इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके आगे 2 पद्य और रहे हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है।